नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं तनुज तिरुआ। जीने के राह के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या समाज के एक अग्रेसित करने के लिए बहुत एक अच्छा काम किया है। जी हाँ, मैं चंद लाइनें की शुरुआत करके उनका परिचय कराऊंगा। जिनकी कहानी में संघर्ष है, सफलता है ईमान है, जिनकी पहचान में सादगी है और सम्मान है। आज वही शख्स हमारे साथ हैं यहाँ, जिनसे मिलना अपने आप में एक सम्मान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण उत्थान समिति के संचालक व हमारे पत्रकार से जुड़े व्यक्ति श्री उमेश जोशी जी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल जीने से की राह के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तनुज तिरुआ जी, आपको जीने की राह नामक यूट्यूब चैनल चलाने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपने मिशन पर सफल हुए। आप उच्च मानकों को तय करके मानव विकास पर केंद्रित अपने अभिव्यक्ति को यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उजागर करें। स्वागत है आपका। जोशी जी, हमारा कार्यक्रम आगे चलते रहेगा। इससे पूर्व हमारे तमाम दर्शकों तक एक छोटा सा परिचय आपका कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या रही, तो हमारे दर्शकों तक छोटा सा एक परिचय आपका। मेरा नाम उमेश जोशी है। मैं कपकोट में ही 1957 में मेरा जन्म हुआ। एमए साहित्य से मैंने एमए किया और तब से मैं ऐसे ही एक पागलपन के दौर में हूँ, जिसको मैं पागलपन ही मानूंगा, क्योंकि जब तक उपलब्धियां नहीं मिलती हैं तब तक उसको पागल ही माना जाता है। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मैंने पत्रकारिता की ज़रूर, लेकिन पत्रकारिता भी बंदियों की नौकरी है। बंदियों की नौकरी में वो आनंद नहीं आता है जो अपनी अभिव्यक्ति पर जहाँ पर हमको प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, वो अभिव्यक्ति, वो पत्रकारिता नहीं है। फिर भी हमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया या क्या किया वो तो जनता जानती है, लेकिन अभी तक 16 साल से मैंने ये काम शुरू किया था। जब 16 वर्ष की उम्र में था, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। आज एमए करने के बाद मैंने नौकरी नहीं की। मैं 2 जगह मेरे को नौकरी मिली थी, नौकरी छोड़ दी और वर्तमान में तक मैं अभी 69 साल में पहुँच रहा हूँ। वही हूँ जैसा था, आपके सबके सामने हूँ। गुरुजी, आपने एक समिति चलाई थी, ग्रामीण उत्थान समिति, उसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को एक संक्षिप्त के बारे में बता देंगे, संक्षिप्त जानकारी। ग्रामीण उत्थान समिति मेरी माँ भी है, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे इष्ट भी हैं, मेरे कुलदेव भी हैं, मेरे बाल बच्चे भी हैं। ग्रामीण उत्थान समिति एक छोटी संस्था नहीं, मेरे लिए एक वरदायिनी गंगा है। माँ सरयू और चिल्ठा माहेश्वरी भगवती काशिल बुबू के प्रताप से मैं इस भूमि में पल रहा हूँ। इसी के आशीर्वाद से एक बार डाम बगले में कोई डीएम साहब आए थे जी। तब अल्मोड़ा जिला हुआ करता था। कुछ महिलाओं की और कॉमन लैंड पर अतिक्रमण की बातें उठी थी, तो मैंने वो मुद्दा वहाँ पर उठाया। तो मैंने सोचा यार, अब ये मुद्दा गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे पर डीएम साहब को मैंने एक ज्ञापन देना है। तो उस दिन मैंने ग्रामीण उत्थान समिति की कल्पना की। ये सन कौन सा सन? 1979 में जी। तब से अविरल गति से चल रहा है जी। फिर उसके बाद एक कोई पर्यटक आया था, अद्दी पटेल उनको कहते थे। उन्होंने वो ज्ञापन देते हुए, उसको भी मैं अपना भगवान का दर्जा देता हूँ। उनने मेरे को ज्ञापन देते हुए और डीएम साहब से उलझते हुए, महिलाओं के मुद्दे देते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, भाई तुम क्या करते हो? मैंने कहा, भैया मैं तो एक कवि हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ। उसने कहा, मैं तेरे को पुनः बुलाऊँगा, आएगा? मैंने कहा हाँ आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है भाई, पैसा तू भेजेगा तब मैं आऊँगा। उन्होंने यहाँ से गए, सितंबर का महीना था। उन्होंने 200 रुपये का टीएमओ, उस समय 200 रुपया बहुत मायने रखता था, 200 रुपये का टीएमओ भेजा हरिप्रसाद तिरवाण का मेरे को। क्योंकि उसको बॉम्बे कहते थे, वो बॉम्बे घुमा था। एक साथी के रूप में मैंने कहा चल भैया, तेरा आना जाना खाना पीना मैं करूँगा, मेरे साथ चल घुमाते हैं। वो आया, महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस कशेले कर्जत में मैंने 15 दिन वहाँ रहा, 15 दिन पूना में रहा। वहाँ से एक प्रेरणा मिली जी। जो मैं सोच रहा था उसको एक दिशा मिली। उस दिशा मिलने के बाद मैं फिर कपकोट में आया। मैंने सबसे पहले पर्यावरण अनुरूप खेती का मुद्दा उठाया कि जैसा हमारा क्लाइमेट है वैसी हमारी खेती हो गए। क्योंकि हमारे खेत में जो चीज़ पैदा होती है उसको सरकार कह रही है अवैध है,
जो वैध है उसको करने नहीं दे रही है। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा यह था कि जो कॉमन लैंड है वो गरीबों का हक मार करके कुछ गांव के सामंतों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो उसको मुक्त करने की भी एक मुहिम हमने चलाई। उसके बाद हमने इकोलॉजी को, संतुलन शास्त्र के मुद्दे पर हमने काम किया कि भाई इकोलॉजी को बैलेंस बनाने के लिए आप पहले खनन बंद करो। पर्यावरण तो पर्यावरण है, उसके साथ जो पहाड़ों के साथ अनाप दोहन हो रहा है उनको रोकने के लिए भी एक प्रयास किया, जो अभी तक हमारी मुहिम जारी है। ये था। क्योंकि शुरुआत के जो दौर होता है, तो शुरुआत के दौर में आपके साथ जो आपने समिति का जो आपने एक अच्छी सोच पहल की थी, तो कितने लोग आपसे जुड़े थे उस दौरान? उस समय लोग जुड़े थे। लोगों को जोड़ना पड़ता है, किसी भी अच्छे या बुरे काम में लोग जुड़ते नहीं हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। नेतृत्व तो एक ही के पास होता है। जो लोग कहते हैं सामूहिक निर्णय लो, सामूहिक निर्णय तब बनता है, पहले विचार आता है, विचार आने के बाद तब समूह बनता है, समूह बनने के बाद तब एक संगठन बनता है। उस रूप में हमने बनाया। उस समय के यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी मदद की। मेरे मदद में सबसे ज़्यादा सहयोग अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का और ठाकुर वर्ग का ज़्यादा मेरी जाति का मेरे साथ कम सहयोग रहा। ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ, उनका सहयोग नहीं रहा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और क्षत्रिय वर्ग ने मेरा साथ किया, विशेषकर महिलाओं ने मेरा साथ किया। जोशी जी, उस टाइम में बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, तो चुनौती भी आपके पास एक होती है, तो उन चुनौतियों को कैसे पूर्ण किया था उस समय? क्योंकि उस आपका दौर और अब तब के दौर में बहुत ढेर सारी मैं देखता हूँ 16-17 साल की उम्र में कितना कठिनाई, क्योंकि आप एक सामान्य परिवार से भी थे। और यहाँ से झूनी जो 28 किलोमीटर होता है, मैं पैदल जाता था, पैदल आता था, गांव के लोगों के घरों में रहता था, वहाँ उनसे वार्ता भी करता था, उनसे संगठन की बात भी करता था, उनके मुद्दों को लाता भी था, क्योंकि मैंने हर गांव को अपनी यूनिवर्सिटी और हर नागरिक को अपना प्रोफेसर माना था। मैं उस रूप में उस काम को करता था। वर्तमान समय में आपके ग्रामीण उत्थान समिति किन किन चीज़ों पर काम कर रही है? अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है। विशेष करके जो पलायन का मुद्दा आ रहा है, जो ये पर्यावरण का मुद्दा आ रहा है, हम 2 प्रकार के काम करते हैं। एक जो रचनात्मक काम हो, जिसमें सृजन हो, निर्माण हो, जिसमें बताया जाए कि मॉडल बने तो इस प्रकार का मॉडल हमारे सामने आए। दूसरा, हम जनता के हकों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें शराबबंदी है, व्यसन मुक्त समाज की बात है, खनन की बात है, जंगल की बात है, हकों की बात है। इन मुद्दों को लेकर के हम काम करते हैं। सरकार या अन्य संस्थाओं से आपको कैसे सहयोग मिलता है? जो परिस्थितियाँ जिस रूप में होती हैं, सरकार ने भी हमको बहुत सहयोग किया है, अन्य संस्थाओं ने भी हमको बहुत सहयोग किया है। 2014 से लगभग हमने फिर काम ब्रेक कर दिया, क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए, ज़्यादा समाज चाहिए। अब जिस उद्देश्य के लिए हमने उस काम को शुरू किया था, वो उद्देश्य अब लोगों ने अपने अपने स्तर से लोग संभालने लग गए हैं। ये भविष्य में ग्रामीण उत्थान समिति किन किन चीज़ों पर योजनाओं को लाने? सृजन सबसे बड़ी बात है। क्षेत्र का सृजन हो, क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र में रुकें और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें और उसी अनुरूप काम करें। खनन करना, क्षेत्र में पलायन होना, पर्यावरण अनुरूप खेती न होना, गौधन पशुधन का ख़त्म हो जाना, ग्रामीण इकोनॉमी ख़त्म हो जाना, ये सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है। भविष्य में जब आप लोग देखोगे तो जो पलायन का मुख्य कारण है, वर्ग का जो वितरण किया गया है वो जाति के आधार पर हुआ था। अच्छा, शिक्षा पर भी आप काम कर रहे हैं। आपने एक स्कूल की स्थापना भी की थी, तो कब ये स्कूल की आपने जो स्थापना की थी, कब, और इसके जरा जानकारी हमें देंगे? क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे क्षेत्र पर शिक्षा का अभाव था। तब स्कूल केवल प्राइमरी स्कूल में के नाम से 56 स्कूल हुआ करते थे। हमने 1982 में एक स्कूल शुरू किया, जिसका नाम माँ उमा बाल शिक्षा स्वास्थ्य मंदिर रखा। अभी तक की उसकी उपलब्धियाँ शायद आप भी विज्ञ हैं और लोग भी विज्ञ हैं। अब तो बहुत स्कूल यहाँ पर प्राइवेट संस्थाएँ हो गई हैं, प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, लेकिन वो हमारी प्रोफेशनल नहीं है। हम केवल लोगों के अंदर निहित दिव्यता का प्रकाशन करने का मतलब शिक्षा मानते हैं। जो हमारे अंदर की दिव्यताओं को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करे, वो शिक्षा है। अब हम अपने मिशन पर कितने सफल हो रहे हैं, वो बच्चे पूछें जो आज कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई फौज में मेजर बन गया है, कोई आयकर अधिकारी बन गया है, कोई बिक्री कर अधिकारी बन गया है। वो जिस स्कूल से आप स्थापना की थी, हाँ, माँ स्कूल, हाँ, उस स्कूल माँ स्वास्थ्य विद्या, हाँ, उस स्कूल से बने।
जी। अच्छा, आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, प्रेस से भी आप जुड़े थे, तो उस समय कैसा अनुभव था? क्योंकि उस समय तो हम देखते थे कि एक अलग से पत्रकार की एक अलग पहचान होती थी कि पत्रकार के नाम का अलग हो रहता था। तो कैसा अनुभव था उन दौरान, 90 के दौरान हमने की बात कभी करूं? भी उस पत्रकार को पत्रकार के रूप में नहीं जोड़ा। हमने क्षेत्र की समस्याओं से ही एक अंग, क्योंकि हमारी बातों को रखने, क्षेत्र की आवाज़ को रखने के लिए एक माध्यम मीडिया है। जी। चाहे वो उस समय प्रिंट मीडिया ही हुआ करता था, प्रिंट मीडिया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत नहीं शायद के आप बराबर। दैनिक जागरण से जुड़े थे, जहाँ तक मेरा दैनिक जागरण से जुड़ा था, अमर उजाला से जुड़ा था। अच्छा। एक शक्ति निकलती थी, सबसे पहले मेरे शक्ति में लिखना शुरू किया, जो साप्ताहिक चलती थी, अल्मोड़े से आती थी। एक समता चलती थी उस समय, उन जंगल के दावेदार, ये 3-4 पत्र पत्रिकाओं में मैं लिखता था। अच्छा, मैं वर्तमान समय की बात करूं या पिछले समय की बात करूं, तो कितना अंतर आप देखते हैं? क्योंकि आप तो प्रिंट मीडिया का भी एक अपना दबदबा है और लोगों का आप देखा सोशल मीडिया में भी लोग डालते हैं, तो कितना अंतर आप देखते हैं? ऐसा है, मीडिया तो एक बहुत सशक्त माध्यम है जनता की आवाज़ को समाज तक लाने के लिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है कि आज जो बड़े मीडिया घराने हैं वो कुछ पार्टियों के द्वारा, कुछ सस्ता व्यक्तिगत तौर पर संगठित लोगों के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं, जिससे जनता की आवाज़ नहीं आ रही है। वो केवल एक पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं वर्तमान में, जो लगता है हमको बाहर देख करके, और एक संगठित अपराध कर रहे हैं ये, चाहे वो जिला स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, जितने भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, ये सब एक प्रकार का बार्गेनिंग कर रहे हैं लोगों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जनता से। मतलब वर्तमान समय में संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो, ये तो मीडिया की बात रही। अच्छा जोशी जी, आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जुड़े हैं, पत्रकारिता के रूप में भी जुड़े थे। अच्छा, मैं 90 के दशक की यदि बात करूं तो 90 के दशक में आपका एक नया नाम आता है, उमेश जोशी के साथ साथ आपको नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या दौर था सर 90 के दशक में? आपके चाहने वाले उस समय सोचते थे कि हम उमेश जोशी जी को विधायक बना देखना चाहते थे, तो आपके चाहने वालों के लिए क्या था? बिल्कुल, उन लोगों ने जो सम्मान इस जनता ने मेरे को दिया, उसको मैं ना कभी चुका पाऊंगा, न मेरे बाल बच्चे चुका पाएंगे। जरूर था, मेरे को उस समय विधायक बनने की बात चल रही थी। 2000 के दशक में तो जब ये उत्तराखंड अलग बना, तब तो लगभग क्लियर था। मेरे को माननीय हरीश रावत जी ने, प्रदीप टमटा जी ने मेरे को बराड़ी में कहा कि तुम तैयारी करो जी। मैंने वहाँ हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए थे जी। मैं उनसे देहरादून मिलने गया। मैंने कहा बगद्दा आप चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं पार्टी को तय करेगी। मैंने कहा साहब बताओ, नहीं तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक भगत सिंह कोश्यारी जी अगर यहाँ के विधायक बनेंगे तो वो मुख्यमंत्री होंगे, मैं विधायक बनूंगा तो खाली विधायक होऊंगा। अच्छा। इसलिए क्षेत्र, हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है, क्षेत्र के विकास से काम था, उससे उद्देश्य था। और उसको लगभग हम संतुष्ट तब हुए जब वो विकास की ओर बढ़े। लेकिन दैवयोग से वो उस समय उनको बहुमत नहीं आया, सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बन गई। नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री बने जी। उस समय तब चूक गया मैं। अच्छा जोशी जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपको मैं, यदि मैं बात करूँ राजनीति की, तो यहाँ पर सामान्य तौर पर यहाँ पर दो यहाँ पर प्रबल यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं, भाजपा कांग्रेस की बात करता हूँ मैं। यदि मैं बात करूँ पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के बारे में, या मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश सिंह रावत जी के बारे में, दोनों के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। तो यदि मैं देखूं कि उमेश जोशी जी भाजपा की ओर है या कांग्रेस की ओर है वर्तमान समय में? मैं किसी की ओर नहीं हूँ, वर्तमान समय किसी ओर में नहीं है। न मैं किसी भाजपा का हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ, मैं क्षेत्र का हूँ। क्षेत्र की समस्याओं का जो समाधान करेगा वो हम पर राज करेगा। क्योंकि कई जगह आपको देखने में भी, हमें सुनने में भी आता है, और खुद हम देखते हैं कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, और लेकिन आप भाजपा के नेताओं की भी आप बहुत तारीफ करते हैं। वैचारिक रूप से मैं कांग्रेसी हूँ, वैचारिक रूप से मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन सिद्धांत जहाँ पर नहीं मिलते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। 2027 के चुनाव की यदि मैं बात करूँ तो किस तरह से आप जाएंगे, किस तरफ आप? ऐसा कहा नहीं जा सकता है, योग्य कैंडिडेट के साथ रहना चाहिए, जो योग्य होगा उसके साथ हम रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे यूकेडी का है। क्योंकि अब क्षेत्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय दलों का उस प्रकार का काम यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम यहाँ से तो जनप्रतिनिधि भेज रहे हैं, वहाँ से जाके सब पार्टी के गुलाम हो जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
पार्टी भी हमारे नेताओं पर लग रहा है तो वहीं पर हमारी जो लोकतंत्र है वहीं पर उसकी हत्या हो जा रही है। इसलिए स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र कैंडिडेट का समर्थन होना चाहिए। क्षेत्र की जनता से मेरी अपील भी है कि जो क्षेत्र के विकास के साथ काम करने का जज्बा रखे उस आदमी का सपोर्ट होना चाहिए, न कि ये दलगत राजनीति से क्षेत्र को ऊपर उठना चाहिए। ठीक जोशी जी, क्योंकि ऐसा होता है कि एक दौर ऐसा भी आता है कि आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आगे बढ़ने वाला होता है, तो उस पर एक कहीं ना कहीं पर उस पर एक आरोप भी लग जाता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, तो एक चुनौती रहती है। क्या इस दौर से आप क्या गुजरे हैं इस दौर से? बिल्कुल, बहुत कठिनाइयाँ, अभी तक कठिनाइयाँ ही हैं। दो चीज़ें हैं, एक पुराने कहीं मैंने पढ़ा था, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुख दुख जीवन साथ, हानि लाभ जन्म मरण जश अपजश विधियात। क्योंकि मैं आस्थावादी हूँ, ईश्वर को मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि ईश्वर जो करता है वो एक तंत्र के अधीन करता है, अपने भोग तो हमको भोगने पड़ते हैं। जो चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ पर उंगली जरूर उठेगी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन लोगों ने बहुत बार मेरे को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, वहाँ पर हम लोगों के सानिध्य में नहीं आए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। उन लोगों ने हमको अपना शिकार बनाने की, अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, वहाँ पर हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसलिए हम दलगत राजनीति पर अब कम विश्वास करते हैं। तो चुनौती को आपने पूर्ण कर लिया है या अभी चुनौतियां हैं? जब तक जीवन है तब तक चुनौतियां पूरी नहीं होती हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, चलते रहेंगे। तो अभी कुछ इस टाइप का आरोप आप उससे आप खारिज करते हैं आरोप? फिलहाल तो ऐसा मेरी नज़रों में कुछ नहीं है। अगर आपकी नज़रों में कुछ आरोप है तो बताओ। मेरी नज़रों में तो अभी ईश्वर की कृपा से, जनता की कृपा से कुछ नहीं है। अच्छा जोशी जी, एक अंतिम सवाल पूछेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में यदि मैं युवाओं की बात करूं तो युवा कहीं ना कहीं एक नशे की ओर धकेलते मुझे नजर आते हैं। और यदि मैं बात करूं कपकोट की, तो आए दिन यदि मैं एक एसओजी टीम के देखूं या पुलिस द्वारा आए दिन कपकोट से नशा भारी मात्रा में यहाँ पकड़ा जाता है, तो युवाओं कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। तो युवा यदि नशा करते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करो, स्वावलंबन की ओर ले जाओ, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को शुरू करो, परंपरागत खेती को शुरू करो, परंपरागत उद्योग धंधों को जाति से हटा करके शुरू करो। मैं एक दिन एक मीटिंग हो रही थी कहीं अल्मोड़े में, उसमें हमारे तब मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी आए थे। मैंने कहा साहब, रेडियो बनाने वाले का तो नाम आपने लिखा, उस लोहार का नाम नहीं लिखा जिसने नट बोल्ट बनाए थे। बताओ नट बोल्ट की कल्पना किसने की थी? उन्हें घट किसने बनाए थे जो हमारी पंचक्की होती है, इसका नाम तो मैं कहीं नहीं सुन रहा हूँ। रूरल टेक्नोलॉजी को भी स्थान मिलना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रतिभावान लोग हैं उनका पलायन हो रहा है, उनकी बुद्धि का ह्रास हो रहा है। 10,000, 20,000, 50,000 में अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, जबकि अगर उनको अवलंबन मिलता, उनको सहारा मिलता तो अपने क्षेत्र में वो एक अच्छे प्रतिभावान प्रतिभावान साबित हो सकते थे और अच्छी दिशा दे सकते थे। तो मतलब आप संदेश देना चाहते हैं कि नशा ना करें? तो कहीं ना कहीं नशा तो अब बेरोजगार होगा आदमी, करेगा क्या? मुझे तो लगता है कि नशा तो बिल्कुल एक ये कि समाज को खत्म करने की कहीं ना कहीं जड़ है। अगर बेरोजगारी रहेगी तो आदमी तो धन अर्जन करने के लिए अपना काम करेगा। तो ऐसे में तो सभी बेरोजगार नशे में। सबसे पहली बात है कि सरकार स्वयं नशा बेच रही है, सरकार स्वयं नशा बेच रही है। दूसरा, मैं ये पुलिस प्रशासन के इस मतलब कार्यप्रणाली से, इस स्वरूप से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे पहली बात है कि मेरे खेती में पैदा होने वाला अन्न दो। मेरे यहाँ भांग होती है, उसको मान्यता दो, आदमी का पलायन रुकेगा, रोजगार करेंगे वो। मेरे खेती में पैदा होने वाला अन्न दो। एक नंबर 2 है कि जो जंगल, हम तो 75% से 80%, 90% भूभाग हमारा जंगलों से घिरा हुआ है। हमारे इससे क्या आ रहा है? आग लग रही, हम बुझा रहे हैं, लेकिन जो राजस्व मिला सरकार के खाते जा रहा है। गांव को क्या मिल रहा है? उसका 75% हिस्सा गांव को मिले। नंबर 3, जो 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 पॉलिसी चल रही है, इसमें राजनीति चल रही है, सो कॉल्ड लोकतंत्र, तथा कथित लोकतंत्र, इस लोकतंत्र को डिफाइन करने की ज़रूरत है। चाहे इसको आप जिस रूप में भी कहें, क्योंकि कहे तो लोकतंत्र रहे हैं आप, यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं आप देख नहीं रहे हैं, और वहाँ जा कर के आप एक पार्टी के पक्ष में खड़ा हो जा रहे हैं, तो जनता की आवाज़ तो वहाँ पर दब जा रही है। आज अपनी आंखों से देखिए आप, एक हमारा विधायक उतना काम कर रहा है, एक हमारा सांसद का पता ही नहीं है। हो रहा है नहीं हो रहा है, आप बताओ, आप ही बताओ, तुम देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो। जबकि अजय टमटा जी हमारे तालमेल थे, अपने परिचित थे, अपने
आदमी थे क्षेत्र की ओर उनका ध्यान ही नहीं है। तो इससे द्वंद्व होता है। द्वंद्व होने से राजनीति से विश्वास उठता है, विश्वास उठने से फिर एक प्रकार का क्या कहते हैं संघर्ष की राहें खुलती हैं। मेरा तो ये मानना है भाई। तो आप थे हमारे साथ श्री उमेश जोशी जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, जो कि ग्रामीण उत्थान समिति किस तरह से उन्होंने संचालित किया, पत्रकार के तौर पे भी उन्होंने हमें बताया। और सबसे पहल थी उनके जो नशे के जो विरुद्ध जो जहाँ पर काम चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो सर, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप।